ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संचालन की भी करेंगे समीक्षा। सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान, 9400 पीआरडी जवानों को मिलेंगे 2 मुफ्त वर्दी, मानदेय और भत्ता भी बढ़ाया। रवाई घाटी के सबसे बड़ा महापर्व देवलांग आज राजा रघुनाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि का लेंगे आशीर्वाद। 35 से 70 गांव के आराध्य है राजा रघुनाथ। इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद अब अधिकारियों का किया गया सम्मान। दोनों आयुर्वेदिक निदेशालय में डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग जारी। 11 मार्च 2022 को विज्ञापन हुआ था जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मैदानी जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गांधी पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। मुख्य अतिथि सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सीएम धामी ने युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी थे मौजूद। खबर देहरादून से है, जहां पर सड़कों के किनारे लगे ठेली रेहड़ी से फैल रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह खुद सड़क पर निकले। एसएसपी ने राजपुर रोड, चक्राता रोड, सहारनपुर रोड, ईसी रोड आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर यहां स्थायी अतिक्रमण न किए जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह सबसे पहले एसले हॉल पहुंचे। यहां गांधी पार्क के पास से सड़क की स्थिति देखते हुए वो घंटा घर तक पैदल गए। राजपुर रोड की दुकानों के बाहर सही तरीके से वाहन पार्क हों, इसे लेकर व्यापारियों से बात की। उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था सही रखने के लिए 20 से 25 दुकानदार मिलकर एक व्यक्ति को यातायात मित्र के रूप में रखें। वो उनकी दुकानों के बाहर पार्किंग की व्यवस्था देखें। वो तो पुलिस एक्ट में जो प्राविधान है, जुर्माना तो पुलिस लगातार करोड़ों में जुर्माना हो रहा है यातायात में उल्लंघन करने वालों पर। तो एक परमानेंट समाधान नहीं है। समाधान कहीं ना कहीं है कि जो लोग खुद से इसको समझे भी, और हमारी भी जिम्मेदारी है पुलिस और प्रशासन और सभी की अस्थायी अतिक्रमण और जो अस्थायी इस तरह के बन चुके हैं जो यातायात में दिक्कत कर रहे हैं, उनको नियमानुसार हटाया जाता है। खबर देहरादून से है, जहां पर आयुर्वेदिक निदेशालय में अपनी नियुक्तियों की मांग को लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की मांग है कि उन्हें शीघ्र नियुक्ति दी जाए। बता दें कि उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा 11 मार्च 2022 को आयुर्वेदिक विभाग में 253 शिक्षकों ने सापेक्ष विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लिखित व साक्षात्कार परीक्षा में कुल 243 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 6 माह पूरे होने के बाद भी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसके बाद चयनित आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। उनका कहना है कि उन्हें हर बार समय और संयम रखने को कहा जाता है, लेकिन 6 माह बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई। शैली बतरा हूँ। हम लोग 243 लोग हैं जो चयनित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं।
और 2022 में हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ, 2022 में ही उसका रिज़ल्ट आया। लगभग 1 वर्ष बाद 2023 में हमारे इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू के बाद हमारा मेडिकल हो चुका है, LIU वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, लेकिन 6 माह होने को आ गए हैं, हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम सचिवालय में भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं, निदेशालय में भी, मुख्यमंत्री सर से भी हम मिल चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ धैर्य रखने को कहा जा रहा है। कितना धैर्य रखें हैं? 7 दिन से हम अपने बच्चे छोड़ के निदेशालय में दिन रात धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक हमसे कुछ नहीं पूछा है कि क्या है, क्यों बैठे हो यहाँ पर। और हमारी मुख्यमंत्री सर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी ओर ध्यान दें। हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे। और इसी बीच आपको उत्तरकाशी से खबर बता देते हैं। उत्तरकाशी से खबर, नगर में 3 पुराने पुल बन रहे, जाम मुख्य जाम का कारण। दिन प्रतिदिन बढ़ रही है वाहनों की संख्या। सरूखेत से बाटा तक सड़क चौड़ी ना होने से लोगों को मुसीबत। सरूखेत से बाटा तक सड़क चौड़ी ना होने से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और आम जनमानस को हो रही दिक्कत। आखिर कब तक होगी सड़क चौड़ी? कब मिलेगा लोगों को जाम के झाब से निजात? उत्तरकाशी से खबर, जहां पर बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में भारी जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर में 3 पुराने पुल बन रहे हैं जाम का मुख्य कारण। दिन प्रतिदिन बढ़ रही है वाहनों की संख्या। सरूखेत से बाटा तक सड़क चौड़ी ना होने से लोगों के लिए मुसीबत हो रही। सरूखेत से बाटा तक सड़क चौड़ी ना होने से लोगों को मुसीबत। स्कूल जाने वाले बच्चों और आम जनमानस को हो रही दिक्कतें। आखिर कब तक होगी सड़क चौड़ी? कब मिलेगा लोगों को जाम से निजात? नगर में 3 पुराने पुल बन रहे, जाम का मुख्य कारण। सरूखेत से बाटा तक सड़क चौड़ी ना होने से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और आम जनमानस को हो रही दिक्कतें। आखिर कब तक होगी सड़क चौड़ी? कब मिलेगा लोगों को जाम से निजात? रुड़की के बेसम चौक के पास स्थित कैंप कार्यालय पर एडवोकेट संजय वर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान एडवोकेट संजय वर्मा ने पुलिस के ढुलमुल रवैयों के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रदेश के डीजीपी से शिकायत के साथ ही सुनवाई न होने पर 9 जनवरी से नारसन बॉर्डर पर देहरादून पदयात्रा कर डीजीपी को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडवोकेट संजय वर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों के प्रति सही रवैया नहीं अपना रहा है। इनके पास बहुत से ऐसे पीड़ित लोग आए हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उल्टा उन्हीं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वार्ता करी गई है वो इस कारण से करी गई है कि काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आए हैं कि जिनकी प्रशासन द्वारा सुनी नहीं गई, थाने में कोई सुनता नहीं और उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए। कोई ऐसा है कि किसी की ज़मीन कब्जाने के चक्कर में, कोई ऐसा है कि किसी पे झूठा मुकदमा 420 का लगा दिया है। तो इसलिए करी गई ताकि प्रशासन का अधिकारियों से मैं निवेदन कर सकूं कि सभी थानों को इस तरीके से आदेश हो कि यदि कोई एफआईआर लेके गया तो उसकी सुनवाई हो, उसे रिसीविंग मिले और यदि उसके तथ्य गलत है तो उसके खिलाफ उल्टी कार्रवाई की जाए। क्या मामला है? शिवपुरम में मैं IDFC फर्स्ट बैंक में 2021 से जॉब करता हूँ। 10,000 रुपये की मेरी जॉब थी। वहाँ से मैं
2023 में मैंने डीलर कोड खुलवाया श्री दुर्गा एंटरप्राइजेस से के नाम से, जिसके प्रोपराइटर प्रधान विजय चौधरी थे, जिनके कोड में मैंने तकरीबन 99 लोन किए, जिसमें से कुछ कस्टमर को पैसे टाइम पे चले गए जो मेरे थ्रू गए, बाकी कुछ कस्टमर को पैसे नहीं गए। बहुत से कस्टमर को ये कह दिया गया कि आपका लोन कैंसिल हो चुका है और उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। उनकी EMI मेरे द्वारा जमा कराई गई, एक लड़की रहती थी ऑफिस पर, उसके द्वारा जमा कराई गई। मैंने अभी 73 साल की उम्र है, तो शांति की तलाश में एकांत और अपने रिसर्च के लिए ऋषिकेश के नज़दीक रायवाला में जगह खरीदी। वहाँ पे मेरी मुलाकात ये हरिप्रकाश गेरोल एडवोकेट से हुई, जिसने हमारे ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई। एक रजिस्ट्री करवाई, फिर मैंने कहा दूसरी रजिस्ट्री, उसने कहा नहीं आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अपने नाम से ही करवाओ, क्योंकि उसने मन में गंदा भाव रखा था कि 5-10 सालों में मैं उनकी ज़मीन को हड़पूँ। फिर दूसरी भी ज़मीन रजिस्ट्री उसने करवा दी मेरे नाम से, और ओरिजिनल जो रजिस्ट्री है उसमें 3 जगह थे, खसरा में, खतौनी में और खाता संख्या में गलती कर दी। धारी ब्लॉक के सरा क्षेत्र के गुनी गांव निवासी दयाकिशन सती ने सीएम कुमाऊं आयुक्त और डीएम तक को भूमि माफिया से बचाने की गुहार लगाई, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर वो डीएम साहब के दरबार में अपनी अर्जी लेकर पहुंचे हैं। दरअसल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, वहीं उनके पानी स्रोत पर भी रिजॉर्ट की गंदगी छोड़ी जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और न ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंच रहा है। जबकि कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने स्वयं धारी तहसीलदार को आदेशित किया था, वहीं अन्य लोगों ने भी आरोप लगाया कि भूमाफिया द्वारा निरंकुश कार्य किया जा रहा है, जबकि रिजॉर्ट संचालक की ऊंची पहुंच के चलते प्रशासन कार्रवाई करने से डर रहा है। ये मेरा पानी है सर, यहाँ से पानी की पाइपलाइन आई है, इन्होंने दीवार डाल दी उसको। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बेची थी, पंच सैनी और नजदीकी सैनी को, उन्होंने किसी अन्य को बेच अतिक्रमण का तारजाल वगैरह लगाया। पक्की नाली जो है मेरे जल स्रोत में गंदा पानी उसमें से वो डाल रहे हैं, उसमें जल स्रोत। तो मैंने संदर्भ में जो है जिलाधिकारी मेरे साथ कुमाऊं आयुक्त सचिव राजस्व देहरादून मुख्यमंत्री को इस बारे में ज्ञापन दिया है कि वो मेरी सहायता करें, हमारे जो अतिक्रमण किया है या कार्रवाई करने की कोशिश करें। भाई इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री के पास भी शासन में गए थे, तो उन्होंने आदेश भी हाँ किया। कमिश्नर साहब ने बुलाया भी इन लोगों को, दोनों पार्टियों को वहाँ के, तो उन्होंने उस समय उसको तोड़ने के आदेश दे दिए थे इनको। जेबीसी भी मौके पे चली गई थी, लेकिन उन्होंने तार बार थोड़ा सा 15-20 मीटर तक तोड़ा और इसके बाद ठप कर दिया उन्होंने। तो कुमाऊं कमिश्नर आप गए थे, वहाँ से आपको आश्वासन मिला था, वो खाली हवा ही था? नहीं, यही बात इनसे की है, मैं तो गया नहीं था कमिश्नर साहब के पास, इनसे यही बात की है उन्होंने और भेजा भी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर कार्य शुरू है और इनसे लंबा समय मांग रहे हैं। आपका नाम? उत्तर रेलवे प्रधान मुख्य संरक्षण अधिकारी RS रनौत ने काठगोदाम से लालखुआ तक रेलखंड का निरीक्षण किया है। लालखुआ रेलवे स्टेशन, यार्ड, कोचिंग डिपो, क्रू लॉबी, रनिंग रूम, रेलवे सबपार, सिग्नल रूम, रेलवे यार्ड सहित दुर्घटना यान से संबंधित सुरक्षा उपायों का गहन संरक्षण निरीक्षण किया है। साथ ही रेलवे दुर्घटना यान में मौजूद ड्रिल मशीन, वेल्डिंग कटर, आपातकालीन स्थिति में प्रयोग होने वाले सुरक्षा उपकरणों की बारीकियां परखी। इस दौरान प्रमुख मुख्य संरक्षण अधिकारी ने इज्जत नगर मंडल द्वारा सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में इज्जत नगर मंडल द्वारा अपनाने जा रहे प्रयासों की संतुष्टि व्यक्त की है। जयपुर से जो है PCSO साहब की अगुवाई में एक टीम आई है जो सेफ्टी ऑडिट कर रही है इस खंड का, और इस सेफ्टी ऑडिट से हमें भी लाभ मिलेगा कि वो लोग आए हैं वहाँ से, तो बारीकियों से निरीक्षण करेंगे किस तरह से यात्री सुरक्षा में कुछ कमियां हैं तो उसको उजागर किया जाए। हम लोगों को भी इससे जो है एक सीखने को मिलेगा, और यदि कोई हमने पूरी कोशिश की है कि कमी ना रहे, हमेशा मंडल की और रेलवे की कोशिश रहती है कि सुरक्षा की दृष्टि में
पूरा कार्य किया जाए, लेकिन कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाए। सेफ्टी ऑडिट चल रहा है अभी, आज और कल है, और सेफ्टी ऑडिट में अभी काफ़ी निरीक्षण अभी किए गए हैं। पैनल का निरीक्षण किया, यार्ड का निरीक्षण किया, और अभी रनिंग रूम का, क्रिकेट लॉबी का, स्पार्ट का, इन सब का निरीक्षण जो है गहन निरीक्षण किया जाएगा, और कल पूरा लाल कुआं से बरेली तक भी निरीक्षण होगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर से मिले 300 करोड़ से ज्यादा की रकम पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धीरज साहू के बहाने पूरे कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया। इसके साथ ही देश भर में धीरज साहू के खिलाफ भाजपाई जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू के पास 500 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी जानी हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के 3 बार के राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा है तो जो लोग पिछले 50-60 सालों से सत्ता में रहे हैं उनके पास कितना पैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के जिन सांसद के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली है वो कांग्रेस नेता की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा खर्च वहन कर रहे थे। इतना ही नहीं, महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू को पहले लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन जब वो चुनाव हार गए तो उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस में राज्यसभा के टिकट बेचे जाते हैं। वहीं भाजपा के इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को आश्वासन देना चाहिए कि यदि साहू कल उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। नकदी का पा जाना साहू का निजी मामला है, यह जांच का विषय है। यदि कुछ समय बाद साहू भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें पहले कुछ अन्य नेताओं के साथ की तरह क्लीन चिट दे दी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले भाजपा के कई लोग अलग अलग पार्टियों के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका इनकम टैक्स की एक रेड ने दिया। दरअसल झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों पर आईटी के रेड से करोड़ों रुपए का कैश मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपए भरे हुए मिले हैं। बताया यह भी गया है कि कैश ओडिशा और झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद किया गया है और इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू के पास 500 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ा जाना हैरानी की बात है। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर क्योंकि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के 3 बार के राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा है तो लोग पिछले 50-60 सालों से सत्ता में रहे हैं, उनके पास कितना पैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड के जिन सांसद के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली है वो कांग्रेस नेता की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा खर्च वहन कर रहे थे। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने ओडिशा के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की। इन कंपनियों के संबंध धीरज साहू से हैं। इसके अलावा बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की छापेमारी की, जिसका सीधा संबंध कांग्रेस सांसद से है। इसके अलावा विभाग ने ओडिशा के भी कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जहां पर 300 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहराद सोनी ने कहा कि नकदी का पाया जाना धीरज साहू का निजी मामला है, ये जांच का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कुछ समय बाद धीरज साहू भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें पहले कुछ अन्य नेताओं की तरह क्लीन चिट दे दी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों का पलटवार किया है।
उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन का मामला विवादास्पद बना हुआ है कि किस तरह से उस मामले को ढकाने और छुपाने का काम किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 200 करोड़ से भी ज्यादा पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है नकदी के रूप में। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। निश्चित ही धीरज साहू के कई ठिकानों से मिले 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का मामला बेहद गंभीर है। निश्चित ही इस पर सियासत गरमाना लाजमी है, लेकिन सवाल ये है कि धीरज साहू के बहाने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना कितना सही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब आपको चमोली से खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भालू के दुर्लभ पत्ते की थैली बरामद की है। इसके साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। एसओजी और वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में भालू की दुर्लभ 43 ग्राम पत्ते की थैली बरामद की गई है। बता दें कि वन्य जीव जंतुओं की अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए इन दिनों तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। खबर नई दिल्ली से, जहां पर जिलाधिकारी मेयर दीक्षित की अगुवाई में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। मेयर दीक्षित ने जनता दरबार में आम जनमानस की समस्याएं सुनी, वहीं मौके पर कई मामलों का निस्तारण भी किया है। जनता दरबार में 15 मामले सामने आए। जिलाधिकारी ने कहा कि पुनर्वास, बारिश से आपदा, सड़क मामले आए हैं। कुछ मामले पेयजल से संबंधित आए हैं, जिनको अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कहते आती है उसमें कुछ तो पुनर्वास से संबंधित हैं, जो हम लोग सुनवाई कर ही रहे हैं रेगुलरली। और शिक्षा के संबंध में लगातार, जैसे कि बारिश के टाइम पे भी हमने कई सारे स्कूलों को रिपेयरिंग के लिए धनराशि आवंटित की थी जनपद से। और उसके बाद अभी भी कुछ ऐसे स्कूल्स की रिपोर्टिंग मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आ रही है, जिसमें कि भवन क्षतिग्रस्त होने की, तो उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शुक्रवार तक समस्त स्कूलों के एस्टिमेट्स के साथ प्रस्तुतिकरण दें और जो भी धनराशि जनपद से दी जा सकती है उसको जनपद से करेंगे, अन्यथा डायरेक्टरेट या शासन प्रेषित किया जाएगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आज पहाड़ से लेकर मैदान तक जरूर बादल छाए हुए हैं। वही 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में छुटपुट बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसमें ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर को मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।